राजनीति में आपने यूटर्न खूब सुने होंगे कि कोई नेता फलानी पार्टी से ढिमकानी पार्टी में जा रहा है और पार्टियां लगातार बदली जा रही हैं। पर क्या हो जब एक गुरु देश की आजादी को धता बताकर शोक दिवस कहे, चेला उसका विरोध करे और सालों बाद वही चेला खुद गणतंत्र दिवस को शोक दिवस के तौर पर बना दे और संसद में एक अलग देश की मांग करके सबको चौंका दे। लेकिन पॉलिटिक्स तो ऐसी ही होती है साहब, जो वक्त आने पर यू टर्न लेने को मजबूर कर दे। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु। तारीख में आज कहानी एक पार्टी और उसके नेता की जिसने दक्षिण भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज बात दक्षिण में कांग्रेस की छुट्टी करने वाली डीएमके और उसके संस्थापक अन्नादुरई की। अप्रैल 1962 की बात है। राज्यसभा का सत्र चल रहा था। मझोले कद का एक शख्स खड़ा होता है और बोलना शुरू कर देता है, मैं एक ऐसे देश से आता हूं जो अब भारत का हिस्सा है। मुझे लगता है कि ये एक अलग नस्ल है। मुझे द्रविड़ कहलाने पर गर्व है। मैं किसी बंगाली, मराठी या गुजराती के खिलाफ नहीं हूं। मैं कहता हूं मैं द्रविड़ नस्ल से हूं। द्रविड़ों के पास राष्ट्र को देने के लिए बहुत कुछ है, कुछ अलहदा, कुछ विशेष और कुछ ठोस। इसलिए हम द्रविड़ आत्मनिर्णय चाहते हैं। पूरा सदन अवाक था और इसे अवाक करने वाले शख्स थे राज्यसभा में आज के तमिलनाडु, तब के मद्रास से चुनकर आए नए नवेले सांसद कांजीवरम नटराजन अन्नादुरई। उनकी ये ठसक एक सफर की देन थी और यह सफर शुरू हुआ 15 सितंबर 1909 को मद्रास के कांचीपुरम से। नटराजन मुदलियार पेशे से बुनकर इन्हीं के घर जन्मे थे अन्नादुरई। बचपन में ही माता पिता गुजर गए। चूंकि घर परिवार की जिम्मेदारियां थीं, सो कम उम्र में ही कस्बे की नगर पालिका में बाबू लग गए। नौकरी के बाद आगे की पढ़ाई फिर शुरू की। मद्रास के पंचयप्पा कॉलेज से बीए, फिर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में एमए किया। यह तो अन्नादुरई की व्यक्तिगत जीवन यात्रा थी। अब आते हैं सार्वजनिक जीवन पर। 1930 के दशक में अन्नादुरई ने राजनीति में कदम रखा। मद्रास में तब जस्टिस पार्टी का बोलबाला हुआ करता था। ब्राह्मण विरोधी आंदोलनों से उभरे ईवी रामास्वामी, जिन्हें लोग पेरियार कहते थे, उनके हाथों में इस पार्टी की कमान थी। अन्ना की एंट्री जस्टिस पार्टी के मुखपत्र जस्टिस मैगजीन में बतौर सब एडिटर हुई। यहीं उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। मद्रास में कांग्रेस की जीत हुई। जस्टिस पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ा। अगले ही साल सी राजगोपालाचारी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने हिंदी को कंपलसरी भाषा बनाने का मसौदा रख दिया। जस्टिस पार्टी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। अन्ना के लिए यह ग्रास रूट पॉलिटिक्स की शुरुआत थी। द जेनेसिस ऑफ द डीएमके में इसका जिक्र कुछ ऐसे मिलता है, यह वो मौका था जहां आर्य बनाम द्रविड़ की लकीर खींची गई। तमिल के लिए तमिलनाडु की मांग का मसौदा 1938 की जस्टिस पार्टी कन्वेंशन में पास हुआ, जिसमें अन्नादुरई मुख्य भूमिका में रहे। यहीं से अन्ना पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर उभरे। बदलते भारत के साथ मद्रास की राजनीति भी बदल रही थी। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ार कड़गम रख दिया। साथ ही चुनावी राजनीति से पार्टी को दूर रखने का फैसला भी किया। यूं तो अन्नादुरई पेरियार को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, लेकिन चुनावी भागीदारी ना करने से कतई इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका मानना था चुनाव के जरिए ही बदलाव को पुख्ता किया जा सकता है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन मद्रास में पेरियार ने 15 अगस्त के दिन को शोक दिवस के तौर पर मनाने का आह्वान किया। एक बार फिर अन्नादुरई अपने गुरु से ना इत्तेफाकी रखते नजर आए। इस बार मामला आर पार का था। पेरियार इस आजादी को झूठा मान रहे थे, जबकि अन्ना इसे सबकी भागीदारी और बलिदानों से मिली कलेक्टिव जीत मान रहे थे। इसी मुद्दे पर द्रविड़ार कड़गम में पहली बार दरार पड़ गई। फिर साल आया 1949। आज के चेन्नई में 18 सितंबर की शाम को एक हुजूम रॉबिन्सन पार्क में इकट्ठा हुआ था। बारिश भी हो रही थी। मंच पर 2 दर्जन लोग थे। कुछ भाषणों के बाद अन्नादुरई ने बोलना शुरू किया। उन्होंने अपने 1.5 घंटे के भाषण में आगे के लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को सबके सामने रखा। इसी के साथ दक्षिण में उदय हुआ डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का। अन्ना अब नई पार्टी के महासचिव थे। गुरु और अपनी पहली पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ चुके थे। कुछ ही महीनों में हमने संविधान को अपनाया
और भारत संप्रभु गणतंत्र राष्ट्र बन गया। 1952 में आम चुनाव हुए, कांग्रेस ने केंद्र और ज्यादातर राज्यों में सरकार बनाई, इसी में मद्रास भी शामिल था। सब सुचारू रूप से चल रहा था। इसी बीच 1953 में डीएमके के कार्यकर्ताओं ने हिंदी का विरोध शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशनों में हिंदी में लिखे शब्दों पर कालिख पोत दी गई। जब नेहरू से रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने इसे चाइल्डिश नॉनसेंस करार दिया। नेहरू की यह बात डीएमके समर्थकों को नागवार गुजरी। मामले ने तूल पकड़ लिया। अन्नादुरई हिंदी विरोधी नहीं थे, लेकिन हिंदी के थोपे जाने के पुरजोर विरोधी थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी दुनिया से संपर्क की भाषा है, वैसे ही हिंदी हिंदुस्तान से संपर्क की भाषा है। इसका ज्ञान जरूरी है, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। डीएमके और अन्नादुरई दोनों के कद में लगातार इजाफा हो रहा था। 1962 में अन्नादुरई डीएमके की तरफ से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। राज्यसभा पहुंचे सरकार से मतभेद रखने वाले अन्नादुरई चीन से युद्ध के दौर में देश के सुर में बोलते नजर आए। उनके राज्यसभा जाने से डीएमके को एक और फायदा हुआ। हिंदी तमिल का मुद्दा आते जाते सुर्खियों में रहने लगा। अन्नादुरई जब हिंदी के थोपने का विरोध करते तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो तब जनसंघ की तरफ से अपर हाउस पहुंचे थे, हिंदी की पैरवी करते दिखाई देते। हालांकि दोनों ही कांग्रेस के विपक्ष में थे और दोनों में अच्छी मित्रता भी रही, लेकिन सदन के भीतर इनकी तीखी बहसें होती, क्योंकि राजनीति में तब मनभेद नहीं होते थे। इसके बाद भारत को बैक टू बैक 3-4 सालों में झटके पर झटके लगे। चीन से युद्ध विराम हुआ, लेकिन नुकसान भारी हुआ था। 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधानमंत्री बने। 1965 में भारत को पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी पड़ी और इसी के बाद बढ़ती महंगाई से हालात और बदतर हुए। इसी बीच शास्त्री का भी निधन हो गया। कांग्रेस की लीडरशिप तब मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के हाथों में थी। उन्होंने इंदिरा गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनवाने में अपना जोर लगाया, लेकिन इन सब के बीच एक मुद्दा था जिसने मद्रास में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। डीएमके ने 1960 से अपने एंटी हिंदी एजेंडे को दोबारा धार देना शुरू कर दिया। 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आने के बाद इसमें उबाल आ गया। एक वो वक्त था जब अन्नादुरई ने पेरियार के कहने के बावजूद स्वतंत्रता दिवस पर शोक दिवस का विरोध किया था। एक तारीख आई 26 जनवरी 1965, जब अन्नादुरई की अगुवाई में डीएमके ने शोक दिवस मनाया। लोग सड़कों पर उतरे, कुछ ने आत्मदाह भी किया। डीएमके तमिल पहचान के इकलौती दावेदार बनकर उभरी। नतीजतन कांग्रेस को 1967 के चुनाव में बड़ा झटका लगा। राज्यों के चुनाव में आज़ादी के बाद से ये कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन था। कुल 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी पार्टियों को बहुमत मिला। मद्रास में भी कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी। ये एकमात्र ऐसा राज्य था जहां अकेले किसी पार्टी को बहुमत मिला। डीएमके सत्ता में आई, ताजपोशी हुई अन्नादुरई की। कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन अपनी जगह था, लेकिन डीएमके की ग्रैंड विक्ट्री की वजह उनका हिंदी विरोध रहा। अन्ना ने पहले तो पेरियार के मुद्दे सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज को लीगलाइज किया। इसके अलावा डीएमके ने ही सबसे पहले फ्रीबी कल्चर के तौर पर चावल के दाम पर सब्सिडी देने का वादा भी निभाया। साथ ही 14 जनवरी 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। 3 फरवरी 1969 को एक खबर के साथ पूरा तमिलनाडु में सन्नाटा पसर गया। रूल ऑफ द कॉमनर, डीएमके एंड द फॉर्मेशंस ऑफ द पॉलिटिकल इन तमिलनाडु के मुताबिक अन्ना नाम के रूदन और चीख पुकार ने पूरे तमिलनाडु को चीर कर रख दिया था। जनसैलाब इतना था कि अन्नादुरई की शव यात्रा में 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये सब स्वतः स्फूर्त था। रास्ते में कई बेहोश हुए, कई मारे भी गए। ये भावनाओं का विस्फोट था। आजीवन तमिल पहचान के लिए लड़ने वाले अन्नादुरई तमिलनाडु के साकार हुए सपने को 20 दिन भी नहीं जी सके। डीएमके और अन्नादुरई की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी इसे विस्तार से जानने के लिए आर कन्नन की दी डीएमके ईयर्स एसेंट, डिसेंट एंड सर्वाइवल पढ़ सकते हैं। तारीख का ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी अनुराग मिश्रा ने। आप अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।